चलिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हो रहा, वहां लेकर चलते हैं। 15 अगस्त तो 1947 को भारत आजाद होता है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके संविधान सभा को सौंपा जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया और उसे लागू किया। भारत ने बहुदलीय लोकतांत्रिक एक संसदीय पद्धति को अपने यहां लागू की और भारत के लोकतंत्र की यह खूबी रही है कि उसने भारत के हर वयस्क मतदाता को समान रूप से और किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा का हो, वयस्क मतदाता है तो समान रूप से सबको अपना एक मताधिकार की पूरी स्वतंत्रता दी। भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक के लिए उसके मौलिक अधिकार दिए। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। दुनिया का भारत गौरव के साथ कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और भारत को ही यह गौरव भी हासिल है कि दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र के रूप में, लोकतंत्र की जननी के रूप में भी भारत दुनिया के अंदर अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने का अधिकार रखता है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को जिस देश को आजादी मिली, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हुतात्माओं ने, क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर के जिस देश को आजाद किया, उसकी स्वाधीनता के लिए अपना सर्व कुछ निछावर कर दिया। स्वतंत्र भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 1946 के देश के अंदर संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के बाद भारत के अंदर एक संविधान सभा का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में बनती है और जिसे 26 जनवरी 1950 को भारत ने लागू किया। लेकिन देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो संकल्प था, भारत के बारे में उनका जो सपना था, उस सपने को अपने राजनीतिक स्वार्थ का, अपनी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की प्रतिपूर्ति का एक माध्यम बनाया था आजादी के बाद एक परिवार ने। गाए बगाए आज भी उस परिवार के माया मोह से व्यवस्था कभी कभी ऐसी जकड़ी भी दिखाई देती है। अभी भी उन सच्चाइयों को, उन पर्दों से अभी तस्वीर को साफ किए जाने की आवश्यकता है। पच्चीस जून की तिथि जिस संविधान के निर्माण को लेकर के, जिस संविधान को लागू करने को लेकर के भारत ने अनगिनत बलिदान दिए थे, जिस लोकतंत्र को लेकर के
विद्यार्थी हो या युवा, महिला हो या पुरुष, समाज के प्रत्येक तबके के व्यक्ति ने अपने आप को हर स्तर पर बलिदान देने में, किसी प्रकार का सहयोग देने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम अपमान सहने के बावजूद अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार करके भारत के नागरिकों के लिए दिया था, उस संविधान का गला घोंटने में कांग्रेस की सरकार को कोई समय नहीं लगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति देश से बड़ा हो सकता है? जो पाप कांग्रेस ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को किया था, अपनी सत्ता बनी रहे। इस देश के क्रांतिकारी नारा देते थे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और कांग्रेस ने उस दिन उस संकल्प को कैसे उस संकल्प को चकनाचूर किया कि मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे लोकतंत्र रहे न रहे। और यह करके कांग्रेस ने आज ही के दिन 50 वर्ष पहले भारत के संविधान का गला घोंटने का काम किया था। भारत के संविधान का गला, ये भारत के नागरिकों के साथ हम भारत के लोग का जो संकल्प भारत के संविधान के प्रेम्बल में प्रारंभ होता है, उन लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात था। उनके संकल्पों को चकनाचूर करने की एक कुत्सित चेष्टा थी। कैसे प्रेम्बल तक में देर रात्रि में उन्होंने संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ करके भारत की आत्मा पर कुठाराघात करने का कार्य किया था, संविधान की आत्मा को चकनाचूर किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और अफसोसजनक तो ये कि पहले आम चुनाव के बाद बनी हुई तत्कालीन पंडित नेहरू की सरकार से लेकर के लगातार जब भी कांग्रेस को अवसर मिला, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत के संविधान को अपमानित करने का कोई मौका गंवाया नहीं। याद करिए, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस के कार्यक्रम में भारत माता के उस महान सपूत के प्रति हमें श्रद्धान्वित होने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहे, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। देश की आजादी के बाद भारत माता की किसी सपूत ने नारा दिया था, वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जब देश एक संविधान 1950 में लागू करता है, एक संविधान के तहत पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के एक संकल्प के साथ उसको लागू करता है, तो फिर कश्मीर के लिए पृथक व्यवस्था क्यों? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यही तो बोला था, यही तो प्रश्न उठाया था, और इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। कश्मीर में धारा 370 लागू करने का पाप ये कांग्रेस की सरकार का पाप है। मीडिया के गले को घोंटने का काम एक कांग्रेस की सरकार का काम है। मौलिक स्वतंत्रता को रौंदने का काम संविधान लागू होने के तत्काल बाद से कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने प्रारंभ किया। और इस सिलसिला जो वहां से प्रारंभ हुआ
1952 रहा हो, 1975 में उसकी पराकाष्ठा थी, और फिर उसके बाद 1984 में सिक्कों का कत्लेआम रहा हो, या फिर देश के अंदर जब याद करिए श्री राहुल गांधी के द्वारा देश के अंदर विधेयक की प्रति देश की संसद के फ्लोर में फाड़ी जाती है। ये सभी कृत्य अलोकतांत्रिक हैं, संविधान का अपमान करने वाले हैं, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भावनाओं के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, और इस कृत्य के साथ कांग्रेस का इतिहास जुड़ता हुआ दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, इतिहास केवल काले अक्षरों का एक समुच्चय नहीं होता है, उसका एक कलेक्शन मात्र नहीं होता है। इतिहास एक प्रेरणा होती है। इतिहास हम सबको एक अवसर देती है गलतियों की परिमार्जन करने का और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा प्राप्त करने का। आज का दिवस भी हम सब आज अगर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अपने मौलिक अधिकारों के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत को अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं, तो भारत के लोकतंत्र के कारण है। एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति बन सकता है, इसलिए क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के अंदर बिना भेदभाव के हर नागरिक को एक समान मताधिकार की शक्ति का उपयोग करने की स्वतंत्रता है, इसलिए क्योंकि भारत ने जिस संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, वो संसदीय लोकतंत्र हमें एक रक्षा कवच भी प्रदान करता है। भारत ने हर वयस्क मतदाता को जो अधिकार दिया है, और दुनिया के सबसे पहले लोकतांत्रिक देशों में भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने यहां संसदीय लोक प्रणाली लागू होने के बाद क्या महिला हो या पुरुष, सबको समान रूप से अधिकार दिया। अमेरिका में या इंग्लैंड में उनका लोकतंत्र लागू होने के कई वर्षों के बाद, कई दशकों के बाद वहां की महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। उन देशों में कई कई वर्षों तक, कई कई दशकों तक कुछ चंद लोगों को ही मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता होती थी। लेकिन भारत ने जिस दिन अपना संविधान लागू किया, पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, तब से लेकर के लगातार बिना भेदभाव के, क्या महिला हो क्या पुरुष हो, क्या राजा हो क्या रंक हो, हर नागरिक को एक समान रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों के अधिकार देने की स्वतंत्रता दी। क्या हुआ था 25 जून 1975 को? यहां पे अभी आपने मंच पर उपस्थित लोकतंत्र सेनानियों ने के मुंह से इन बातों को सुना। कुंवर मानवेंद्र सिंह जी हो, सुरेश खन्ना जी हो, अशोक वाजपेयी जी हो, राजेंद्र तिवारी जी हो, देवीदीन पाल जी हो, विश्राम सागर जी हो, रमाशंकर त्रिपाठी जी हो, या आप में से बैठे हुए दर्जनों वे लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने उन पलों को जिया है, उनको झेला है और उन परिस्थितियों का सामना करते हुए आज भी अपनी जिजीविषा के साथ आप सब अपने उन मूल्यों और आदर्शों के जोड़े जूझते हुए कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। कांग्रेस को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगने की भी मैं आज यहां पे मांग करता हूं। उसे माफी मांगनी चाहिए देशवासियों से।
भारत के नागरिकों से, उन दलितों से, वंचितों से, गरीबों से, जिनकी आवाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लेखनी के माध्यम से संविधान के अधिकार के रूप में उन नागरिकों को प्राप्त होती है। उन गरीबों से, उन वंचितों से माफी मांगनी चाहिए, जिनकी आवाज को दबाने का काम कांग्रेस ने लगातार किया है, और वे चेहरे आज बेनकाब हो रहे हैं। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी, अन्य दिनों में इनकी प्रेस वार्ताएं होती हैं, इनके ट्वीट होते हैं। आज आपातकाल के इस काले अध्याय पर, संविधान की हत्या के इस दिवस पर उनका कोई ट्वीट नहीं आया, खन्ना जी ने यहां बताया है, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय जयप्रकाश जी रहे हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, राजनारायण जी रहे हों, या आरजेडी के वर्तमान में नेता श्री लालू प्रसाद यादव लालू जी हों, ये सभी संविधान का गला घोंटने के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन का हिस्सा थे। अटल जी विपक्ष के वरिष्ठ नेता थे। सरदेव अटल जी, सरदेव लाल कृष्ण आडवाणी जी, सरदेव डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, सरदेव राजनाथ सिंह जी, ये सभी वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी हों, भारतीय जनसंघ के पदाधिकारी रहे हों, या जनता पार्टी के, ये सभी लोग कांग्रेस की इस तानाशाही पूर्ण कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया, यातनाएं भी झेली। लेकिन आज कौन वे लोग हैं जो कांग्रेस के खिलाफ खड़े तो हुए थे, लेकिन अपनी सत्ता स्वार्थ के लिए आज कांग्रेस के सामने ये नाक रगड़ते हुए दिखाई देते हैं। इनका चेहरा भी आज आप सब देख रहे होंगे। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन संविधान का गला घोंटने वालों को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों को अपने गले का हार भी बनाते हैं। ये वही लोग हैं, इनका ये दोहरा चरित्र लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है, और साथ साथ उन मूल्यों और आदर्शों के सामने भी सबसे बड़ी बाधा है जो भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने जो सपना देखा था। आज का दिन हम सबको उन चेहरों को बेनकाब करने का भी एक अवसर दे रहा है, जिन लोगों ने लोकतंत्र की आड़ में भारत के मूल्यों और आदर्शों को अपने स्वार्थ की बलि चढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया। यही तो कांग्रेस करती रही, और आज भी उसी मार्ग पर कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या उनके सहयोगी दल हो, उसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। कैसे कांग्रेस ने 25 जून 1975 के बाद लगातार न केवल विधायिका को बल्कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों को बंधक बना दिया था। मीडिया जो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में मानी जाती है, सेंसरशिप के माध्यम से उनकी बिजली काट दी गई। उस समय विजुअल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया की प्रिंटिंग के मार्ग में कैसे बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया था। जनसत्ता के बारे में कहते हैं, उन्होंने जो अपनी पूरा संपादकीय कॉलम था ब्लैंक छोड़ा था, विरोध में ब्लैंक छोड़ा था। कुछ समाचार पत्रों ने काले पृष्ठों के साथ
अपना पूरा ब्लैंक पेपर बाहर भेजा था, पब्लिक के सामने पहुंचाया था विरोध दर्ज करने के लिए। लेकिन उस समय भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोकतंत्र के लिए और भारत के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे थे। 1 लाख से ज्यादा लोकतंत्र सेनानी गिरफ्तार हुए थे, सैकड़ों पत्रकार गिरफ्तार हुए थे, अधिवक्ता गिरफ्तार हुए थे, समाज के अलग अलग तबके के लोग, क्या चिकित्सक, क्या शिक्षक, क्या अधिवक्ता, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या विद्यार्थी, क्या महिला, क्या पुरुष, इन सभी ने बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। और आज उसी का परिणाम है कि भारत का लोकतंत्र फिर पूरी बुलंदियों के साथ आगे बढ़ रहा है। और अब तो बुलंदियों के साथ क्या, भारत, जब हम काले अध्याय, देश के संविधान को कलंकित करने वाले इस अध्याय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इस संगोष्ठी का हिस्सा बन रहे हैं, बहनों और भाइयों, बहुत सारे प्रश्न हम सबके सामने हैं। और प्रश्न वही, क्या उस कांग्रेस को, उस समाजवादी पार्टी को, उस आरजेडी को, जिन्होंने संविधान का गला स्वयं घोंटा था और जब भी अवसर मिला परिवारवाद के लिए, सत्ता स्वार्थ के लिए, संविधान का गला घोंटने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती, क्या उनको संविधान की दुहाई देने का कोई अधिकार है या नहीं है? और बहनों और भाइयों, अगर नहीं है तो यह प्रश्न जनता के द्वारा इन लोगों से पूछा जाना चाहिए, किस मुंह से यह संविधान की दुहाई देते हैं? जब इनको अवसर मिला था तो इन्होंने स्वयं ही उसका गला घोंटने का काम किया था। लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संकल्पों को तुषारपात करते रहे, लगातार ये लोग उन कृत्यों को करते रहे। और आज ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की या संविधान की दुहाई देकर के आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। हमें इनको एहसास कराना चाहिए कि नहीं, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जब भी कांग्रेस को, आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को या इन लोगों को जब भी मौका मिला, इन्होंने लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोताही नहीं बरती। बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सब के लिए संविधान बचाने का एक दिवस के एक संकल्प के रूप में है। देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संकल्पों से प्रेरणा ग्रहण करने का एक अवसर देता है। भारत के 144 करोड़ लोगों के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज हम काम कर रहे हैं, उन मार्गों का अनुसरण करने का यह दिवस है। आज के इस अवसर पर ये जो लोकतंत्र सेनानी यहां पर आए हैं, इन्होंने उस समय जो कुछ घटित हुआ था उसके बारे में अपने शब्दों से यहां पे अवगत कराने का प्रयास किया। और हमारी भी इच्छा थी आज का दिवस मुख्य रूप से जो उस अभियान का हिस्सा थे उनके मुख से ये बातें आज की पीढ़ी सुने, उस वास्तविकता को अवगत कराएं, कैसे कैसे प्रताड़ना हुई थी। यहां पे जो बोल रहे थे तब भी उन लोगों ने बड़ी सात्विक भाषा में अपनी बातों को कहा, लेकिन उससे भी कठिन दौर से लोग गुजरे थे। और मैं चाहूंगा कि आप जितने लोग आए हैं, बाहर जो एग्जीबिशन लगी हुई है उसको जरूर देखें, हमें आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कौन लोग हैं जो देश के साथ धोखा करने वाले लोग हैं, कौन लोग हैं जो संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं, कौन लोग हैं जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को चकनाचूर करने का काम किया था। और आज वही लोग फिर से प्रमाण पत्र लेकर के अपनी साफ गोई के बारे में देश के सामने एक नया चेहरा लेकर के अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। हम सबको इससे सावधान होने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं सभी लोकतंत्र सेनानियों
का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं, इन लोकतंत्र सेनानियों की स्थिति को देखते हुए हमने पिछली बार जब मेरे सामने प्रस्ताव आया था, हमने उनकी मासिक पेंशन की राशि को बढ़ोतरी की थी, और इस बार हम उनको घोषणा कर रहे हैं कि उनको कैशलेस उपचार की व्यवस्था उनके और उनके परिवार के सदस्यों के लिए हम लोग इस अवसर पर प्रदेश के अंदर लागू करेंगे, जिससे उनको इसकी सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। और मैं तो सभी लोकतंत्र सेनानियों से अपील करूंगा, सभी लोकतंत्र सेनानियों से अपील करूंगा कि वे अपने अपने जनपद में जाकर के इन चेहरों को बेनकाब जरूर करें, जिन्होंने संविधान का गला घोंटने का काम किया था, जिन्होंने 1975 में संविधान का गला घोंटने का काम किया था। और लगातार वे लोग, जब भी उन्हें अवसर प्राप्त हुआ है, वे लगातार भारत के संविधान का अपमान किए हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए आपातकाल की उन दर्द भरी स्थितियों के बारे में उनको प्रत्येक नागरिक को अवगत करानी, वर्तमान पीढ़ी को बताए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि 50 साल का एक कालखंड ये लगभग 2 युगों के बराबर है। ये 2 युग, ये 2 पीढ़ियां आ चुकी हैं। इस पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को इसके बारे में अवगत कराए जाने की आवश्यकता है, जिससे ये बातें आने वाली पीढ़ी तक पहुंच सके और आने वाले समय में किसी में भी कोई भी ये दुस्साहस न कर सके कि भारत के संविधान का गला घोंट सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाए एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटा कांग्रेस ने, लेकिन इसी कांग्रेस का साथ दे रही है समाजवादी पार्टी और आरजेडी, उन्हें भी निशाने पर लिया। लोकतंत्र सेनानियों के लिए उन्होंने बड़ी घोषणा की। यहां पर कहा कि पेंशन तो हमारी सरकार ने बढ़ाया ही है, लेकिन अब लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिवार को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तर प्रदेश में मिलेंगी, जिसके बाद तालियां बजी। ये फिलहाल हम आपको एग्जीबिशन जो लगाई गई है, इस संगोष्ठी के बाहर एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें आपातकाल को दर्शाया गया है, उसका अवलोकन करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। इमरजेंसी को याद किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वकील और पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया गया और इसी संघर्ष में 1 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई। प्रेस पर पाबंदी थी और सैकड़ों पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया और जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा होता था उसके खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटकती थी। इसका जिक्र उन्होंने किया है।